जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में देखेंगे पॉलिटी से रिलेटेड ये है ऑनलाइनर के फॉर्म में जितने भी प्रश्न हैं ना, उन सारे प्रश्नों को देख रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आज देखेंगे ये 10 टॉपिक नंबर 10 है और ये नागरिकता से संबंधित है। तो चलिए, नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में देखते हैं। और साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, पहला नागरिकता से संबंधित पहला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो ये एकल नागरिकता प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संबंध में। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? देशीकरण द्वारा तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता को लोप यानी कि समाप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो ये 1955 के नागरिकता कानून में किया गया है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो भारत से बाहर अगर आप कंटिन्यू लगातार 7 वर्षों तक रहते हैं तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसको डार्क करके दिया गया है, यानी कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए। और इसके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो एकल नागरिकता जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है। और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में मतलब नागरिकता का स्वरूप कैसा है? तो यहाँ पे एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? देखिए, अभी बोल ही रहे थे और यहाँ पे आया हुआ प्रश्न कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और एकल नागरिकता भारत में पूछेगा कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। नागरिकता जैसे भारत में राज्य बिहार है और देश भारत है, तो यहाँ तो एक ही नागरिकता होता है। भारत में एक ही ना, मतलब हम भारत के लोग, भारत का नागरिक हम सब हैं। तो लेकिन अमेरिका में है जो मतलब वहाँ का राज्य का भी नागरिक होना जरूरी है और वहाँ का देश का, इसलिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान है संयुक्त राज्य अमेरिका में। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे क्लियरली से। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये संसद है जो नागरिकता निर्धारित करता है। 11 नंबर टॉपिक है दोस्तों। 11 नंबर है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार से रिलेटेड मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार का वर्णन। और पूछता है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, ठीक ना, अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है तो मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई प्रदान की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे मान्यता प्रदान किया गया था। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार 7 प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया जाता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? तो हाँ, निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकारों को, भारतीय नागरिक को जो मूल अधिकार प्रदान है इसे निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो न्यायपालिका जो होती है मौलिक अधिकार का संरक्षक होती है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ये प्रमुख उद्देश्य है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14 है जो विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 17 में है छूतकांत या अस्पृश्यता संबंधित अस्पृश्यता से उन्मूलन के बारे में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 21 है। कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 के तहत ये सुरक्षा प्रदान किया गया है, संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से है। 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है दोस्तों। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है। इसमें वर्णित है कि कोई भी मतलब कम उम्र के बच्चा मतलब बड़े कारखाना में काम नहीं कर सकता है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम न हो। तो 14 वर्ष से कम बच्चों को मतलब कोई भी हानिकारक कारखाना या बड़े कारखाना में काम करने का अनुमति नहीं है। और इसका मतलब अनुच्छेद 24 में भी दिया गया है, ठीक ना, बच्चों के शोषण से संबंधित। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो ये 25 में है। अभी हम जाने कि 25 से 28 तक के अनुच्छेद जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो रिट जारी किया जा सकता है, जिसे समादेश भी कहते हैं। जैसे अब जितना भी अभी ऑनलाइन आप फोन में देखे हैं उन सारे से मतलब ये प्रश्न किस टाइप का आता है तो उसको देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक अभी ऊपर में देखे थे और उसी से रिलेटेड ये सारे प्रश्न हैं दोस्तों। तो चलिए पहला का आंसर बी हो जाएगा। देखिए कितना एग्जाम में आया है, बीपीएससी में आया है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है जो समता का अधिकार है। आईएएस का प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अभी ऊपर में देखे थे अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है? भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है? तो इसका सही अनुच्छेद 24 हो जाएगा, अनुच्छेद 24। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो ये हाइबियस कॉर्पस है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट जारी किया जाता है, उसे हाइबियस कॉर्पस कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 30 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक है, 25 से 28 तक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 32 में है और इसे भीमराव अंबेडकर का द्वारा क्या कहा गया है? तो संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मौलिक अधिकार में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा की संज्ञा दिया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। किसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जारी किया जा सकता है, किस स्थिति में? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के याचिका में बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा जो है ये किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार है। किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो केशवानंद भारती बाद ने दिया है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार, तो ये मूल अधिकार है दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और जरूरी शिक्षा मतलब ये मूल अधिकार के अंतर्गत में आता है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार है
जो मूल अधिकार नहीं है, पहले था लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 है, जो अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत का अंत करता है। अभी इससे पहले एक बताना है प्रश्न, आगे देखते हैं तो साथियों। चलिए आगे क्या है कि किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक ना। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है। और आगे बताइएगा, आगे देखिएगा आगे क्या है। कौन सा परमादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो यह अधिकार परीक्षा को जारी किया जाता है। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार है। जो संवैधानिक अधिकार किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? तो केशवानंद भारती बाद ने। हर 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, तो यह मूल अधिकार के अंतर्गत में आता है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 है, जो छुआछूत का अंत करता है यानी अस्पृश्यता का अंत करता है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट कहाँ जारी किया जाता है? तो मौलिक अधिकार को जारी करने के लिए रिट जो है उच्चतम न्यायालय में जारी किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किस किस व्याख्या व्यवस्था है? तो 17 और 18 में सामाजिक समता की व्याख्या है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो यह गोलकनाथ का मामला जो आया था, उसमें मौलिक अधिकार को संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये उच्चतम न्यायालय ने माना था। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं है। मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद सक्षम है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट का आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का आवश्यकता होती है। अब 12 नंबर टॉपिक है दोस्तों, यह है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो देखते हैं, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो यह नीति निदेशक तत्व है जो प्रेरणा देता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का हनन हो सकता है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन करना था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, मतलब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को दिया गया है। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक ना। देखिए IAS में आया है, यूपी लोअर सब ये क्या है, सब प्री 2004 में आया है, उत्तराखंड PCS में आया है, 41वां BPSC में आया। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों को प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो इसकी प्रेरणा आयरलैंड से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किया गया है। मूलभूत संविधान में कौन से भाग राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। संविधान का कौन सा अंश जो है भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये प्रदान करता है। नीति निर्देशक सिद्धांत कैसा है? तो ये वाद योग्य नहीं है दोस्तों। भारतीय समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के में सुनिश्चित किया गया है। तो किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मतलब होना चाहिए। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता जो है नीति निर्देशक तत्व है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायत की स्थापना में ये समाजवादी माना जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन जो है इसे कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में है? तो अनुच्छेद 51 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 में। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये गोवा में लागू है दोस्तों। तो चलिए अब ये मूल कर्तव्य जो है अगला वीडियो में देखेंगे। तो इतना तक वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।